सतीश झा साहब, जो ब्रजेश जी कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में सपा, अरे अखिलेश यादव, या इसको इस तरह से भी हम लोग देख रहे हैं कि सपा को मैनेज कर लिया गया है, उसका एक पक्ष ये भी हो सकता है कि सपा हैज बीन मैनेज, वो अपना ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप हम रहेंगे। सतीश झा साहब, जो मैं आपसे एक चीज ये पूछना है, ये कहीं काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं हो रहा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, अब मतलब आप डरा डरा के अब लोगों में वो डर खत्म होता जा रहा है। हर एक को पता है कि इलेक्शन से पहले ये होना ही होना है, सब अपनी तैयारी उस हिसाब से कर रहे हैं। कहीं ये बीजेपी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव, और अब कोई करप्शन कोई बहुत इशू देश में रह नहीं गया है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो कर रही है वो उसको उल्टा पड़ रहा है? धनंजय जी, ये जो प्रश्न है आप ही, मतलब ये तो एक जनरल प्रश्न है, इस पे एक पहला आपसे एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर जब तक सतीश जी जुड़ते हैं। धनंजय साहब, देखिए भाई साहब, एक तो आपने कहा कि भ्रष्टाचार अभी कोई मुद्दा नहीं रहा देश में, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से पिछले बातचीत में हम लोग चर्चा इस पर थोड़ी सी की थी हम लोगों ने, कि जिस तरह का चुनाव हो रहा है, जिस तरह से चुनाव में खर्च किए जा रहे हैं, उसमें तो इशू है ही नहीं। सारी पार्टियां एक जगह खड़ी है, सारी पार्टियां जो है खर्च कर रही हैं, और वो पैसा कहाँ से आ रहा है? जाहिर है कहीं ना कहीं से वो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, बीजेपी भी उसमें शामिल है। अब जो इनका मुझे लग रहा है कि बिहार में, जैसा कि ब्रजेश भाई साहब ने कहा कि बिहार में इनका तो इनकी कहानी खत्म है, ये मान बैठे हैं। क्योंकि ये जो पिछली बार जो लोकसभा चुनाव में हुआ था कि 40 में 39 सीटें जेडीयू बीजेपी गठबंधन को मिला था, इस बार उल्टा होने वाला है। 40 में से अगर एक भी सीट अगर बीजेपी को मिल जाए तो वो वहां पे जो है दुदुम्बी बजाएं और अबीर गुलाल उड़ाएं, हो ऐसी स्थिति है बिहार में अभी। चूंकि 2019 वाली स्थिति मोदी जी के पास भी नहीं है। 2019 में जिस तरह से मोदी जी का तेज चमक रहा था, वो अब नहीं चमक रहा, और ये पूरे देश में ये पता चल गया है कि मोदी जी बदला ले रहे हैं। ये खाली लालू जी का जो है, जो ट्विटर पे उन्होंने कहा है, ट्वीट किया, खाली उसकी बात नहीं है, ये सबको दिखाई पड़ रहा है कि मोदी जी अमित शाह मिल करके सारी पार्टियों के साथ बदला ले रहे हैं, और बदला ले रहे हैं कि वो निजी बदला ले रहे हैं, जिससे लगता है कोई निजी दुश्मनी उनकी है। ये राजनैतिक दुश्मनी नहीं है, ये निजी दुश्मनी है। और ये चाह रहे हैं कि हम जाने से पहले, जैसे इंदिरा गांधी जी ने सबको जेलों में बंद किया था, लेकिन तब तो जनता खुश थी, इनसे तो जनता भी दुखी है, और जनता भी चाह रही है कि ये विदा हो जाए तो अच्छा है। कम से कम बिहार की बात मैं करूं या महाराष्ट्र की मैं बात करूं, तो दोनों प्रदेशों में इनकी यही हालत है कि जनता इनको विदा कर देगी, बड़े बुरे तरीके से विदा करेगी, ये मुझे दिखाई पड़ रहा। अब फिर बात आती है कि जो नीतीश जी का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आज देख रहा था, जो उन्होंने कई जो उनके गोदी मीडिया के चैनल हैं, या जो उनके धूर्त किस्म के पत्रकार हैं जो बीजेपी के समर्थन में आके खड़े हो गए हैं पत्रकारिता के नाम पर, उन लोगों ने लगातार ये कोशिश की, जब से ये आए हैं महागठबंधन में नीतीश कुमार, तब से लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। तेजस्वी जो है अभी मुख्यमंत्री बनने के लिए दबाव डाल रहे हैं, आरजेडी के लोग फलाना बोल रहे हैं, सुधाकर सिंह को भड़काया, आरसीपी सिंह को भड़काया, फिर उपेंद्र कुशवाहा को भड़काया, तो तमाम हथकंडे इन्होंने जो अपनाए थे अपना लिए। लेकिन सवाल उठता है कि जो है घास पात जोड़ करके आप महल तो नहीं बना सकते ना। ये जो जिनको उन्होंने जोड़ा है वो घास पात की तरह बिहार के राजनीति में मौजूदा संदर्भ में, मौजूदा वक्त में जो है। तो नीतीश कुमार ने जो अपना बयान दिया, बड़ा सुलझा हुआ बयान दिया, और उनका बयान बड़ा पुराना है कि न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी के समर्थन में भी बयान नहीं दिया है, जिस तरह से आमतौर पर लोग बोल रहे हैं कि ये केजरीवाल जी की पार्टी के जो नेता गिरफ्तार हुए हैं, और जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि सीबीआई गलत कर रही है या फलाना कर रही है, तो उस तरह से उनका बयान नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई कब से आप जांच कर रहे हो, कभी जांच खत्म तो होनी चाहिए, कितने दिन जांच करोगे? तो ये एक सवाल तो है। बाकी नीतीश कुमार अभी की पॉलिटिक्स में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने बड़े चुनौती बन के हैं, और ये चाहे कितनी कोशिश कर ले, नीतीश कुमार चुनौती बने रहेंगे। क्योंकि आरजेडी का चेहरा, जैसा आपने भी बताया और ब्रजेश भाई ने भी बताया, कि आरजेडी कभी इनसे झुकने वाली पार्टी नहीं है। लालू प्रसाद यादव कभी नहीं झुके, इतने साल आपने जेल में बंद रखा उनको, इतनी तकलीफ हुई उनको, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, अभी नई नई बहू आई है, मतलब इतनी नीचता वाली बात। अब ये मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मैं लेकिन प्रवाह में बोल रहा हूँ, ये धूर्तता वाली बात है, और बहुत गंदी किस्म की राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग। और मुझे लगता है कल जब आज जिस तरह से हम इनके लिए बोल रहे हैं, कल इनके साथ शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा कोई करेगा तो हम बीजेपी के साथ कल खड़े होंगे कि भाई इस तरह की राजनीति सही नहीं है।
लेकिन बीजेपी ये इस तरह की राजनीति जो कर रही है उसका मुझे तो कोई फायदा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसकी वजह से कोई फायदा होने वाला है। जी नहीं ब्रजेश जी, मैं क्योंकि धनंजय जी मैं आपसे एक चीज और पूछ लूं, और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं बिहार को लेकर सबसे ज्यादा असहजता है, क्योंकि उनको बिहार में ये नजर आ रहा है कि जैसा आपने भी कहा कि मामला सारा गड़बड़ हो गया है, और बिहार का इफेक्ट सीधे सीधे बगल में झारखंड में भी पड़ेगा, और बिहार का कुछ इफेक्ट कुछ हद तक उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी उसकी गूंज सुनाई देगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका कोई इफेक्ट होगा। मैं दो चीजें देख रहा हूं, नीतीश कुमार जी के ऊपर बहुत ही आक्षेप लगता है कि अभी भी कोई इसमें कह रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, वो रहेंगे नहीं रहेंगे। जो मेरी समझ आई है और जितना मैं समझता हूं, नीतीश जी बिल्कुल स्पष्ट हैं। जब उनको अब समझ में आ गया, जब वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो वो बिहार के नेता हो जाते हैं, और जब वो विपक्ष के साथ आते हैं तो वो देश के नेता हो जाते हैं। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नीतीश जी जब अकेले में बैठते होंगे तो जरूर उनको लगता होगा कि वो एक समय मोदी जी का ऑल्टरनेटिव इस देश में थे। आज भी बहुत से लोगों का मानना है, लेकिन एक समय तो वो निश्चित रूप से अकेले ऑल्टरनेटिव थे। अब वो ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, पॉलिटिकल अपने कंपल्शंस होते हैं, उसकी वजह से जो किया वो किया, आज उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है नीतीश जी के साथ साथ तेजस्वी यादव में जो मैच्योरिटी आई है, एक आप आज एक बड़ी पार्टी होने के बाद भी तेजस्वी जी ने जिस तरह से नीतीश जी के सामने इस वाले टर्म में अभी तक मुझे एक मौका भी ऐसा नहीं लगा है जब नीतीश जी ने या तेजस्वी यादव की तरफ से कहीं ये लगा हो कि कुछ आपस में गड़बड़ है। उन लोग बिल्कुल क्लियर हैं, नीतीश जी बिल्कुल साफ है कि मेरे बाद तेजस्वी यादव को ये संभालना है। नीतीश जी बिल्कुल क्लियर है कि वो एक बड़ा रोल चाह रहे हैं। नीतीश जी बिल्कुल क्लियर है, जो मुझे लगता है और मुझे जो मेरी समझ है और जितना मैं देख रहा हूं, नीतीश जी के पास दो रोल है, या तो वो ये मतलब इस पूरे विपक्ष को नेतृत्व करेंगे, नहीं तो यूपीए का जो चेयरपर्सन वाला है, क्योंकि सोनिया गांधी अब रिटायरमेंट एक तरह से लेके करीब करीब है, तो वो एक पक्ष वो भी हो सकता है। बिहार से बहुत से लोगों ने एनडीए के चेयरपर्सन रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस रहे हैं, शरद यादव रहे हैं, उस रोल में भी नीतीश जी आ सकते हैं। तो अभी जो मुझे लग रहा है कि अभी तो ये कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से बिहार के उसको छिन्न भिन्न करना है, या आपस में कुछ वो है। बाकी चीजें इन लोगों को लगता है कि जब होगा। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, आरजेडी और जेडीयू में आपको किसी भी तरह का, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कुछ है, आपको लगता है कि कुछ इसमें गड़बड़ होगी? बिल्कुल नहीं होगी। और ये जो सारा क्रिएट किया, मैं तो पहली बात में भी बताया पहले वक्तव्य में कि ये क्रिएट किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। और आज भी वही, चूंकि बीजेपी समर्थित पत्रकार ज्यादा है मीडिया में, तो उनका आज भी वही रवैया है। कई सारे चैनल के नाम अगर गिनाने पड़े तो मैं गिना दूं कि बिहार को लेकर के किस तरह की एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं, और लगातार इस कोशिश में है कि कैसे जो है ये कह दिया जाए, जनता में भ्रम फैला दिया जाए, नेताओं में फैला दिया जाए। इसलिए हारे हुए विधायकों को, हारे हुए एमपी से इंटरव्यू करते हैं और वो दिखाते हैं कि नीतीश कुमार के साथ ठीक नहीं चल रही है आरजेडी की। सुधाकर सिंह उसमें एक बड़ा बन करके आए, उनको चारा बना करके लाया सुधाकर सिंह को, चूंकि सारी चीजें जो है। लेकिन बीजेपी को ये पता है कि उनके साथ सवर्ण भी सही तरीके से खड़े नहीं है बिहार में। वहां भी अगर एक खास जाति की बात करें, हम जाति की बात यहाँ उल्लेख नहीं करते हैं, लेकिन एक खास जाति के ही नेता उनके साथ खड़े हैं, बाकी किसी जाति का नेता उनके साथ सारे खड़े नहीं है। बाकी सवर्ण में भी और दो जातियां हैं, दो जात छोड़ करके जो दो जात है वो इनके साथ नहीं खड़ी है। अच्छा, फिर जो है ये जो ओबीसी का जो मामला उभरा है, उसमें बीजेपी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन उड़ीसा भी, बल्कि मैं थोड़ा सा बोल दूं कि इन तमाम इलाकों में बीजेपी को लग रहा है कि हम बैकफुट पे चले गए हैं, क्योंकि सवर्णों की पार्टी उस इलाकों में घोषित हो गई है बीजेपी। अब फिर यह है कि नीतीश कुमार और जो आरजेडी का इस बार जो गठबंधन है, उस गठबंधन में क्लियर है कि लालू प्रसाद यादव जो है, थोड़ा सा और मैं अगर पीछे ले जाऊं तो आप याद कीजिए कि जो है ये जो चुनाव हुआ था 2010 का विधानसभा चुनाव जब 2010 का हुआ था तो लालू प्रसाद यादव जो है पूरे फॉर्म में थे, लेकिन उनको 22 ही सीटें मिली थी। आप याद कीजिए उस दौर में 22 सीटें मिली थी। एकदम समझिए लगा कि जैसे आरजेडी को खत्म ही कर दिया नीतीश कुमार ने, और नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा सीटें उसमें मिली थी। फिर 2015 के चुनाव में बदलाव हुआ और आरजेडी फिर जो है बेहतर पोजीशन में आई, और उसके बाद देखिए लालू प्रसाद यादव के बजाय जो है ये गए इनके साथ, आरजेडी के साथ, और तेजस्वी को पहली बार पूर्व ये उप मुख्यमंत्री बनाया गया।
और तेजस्वी को नीतीश कुमार ने इस फ्रंट पे लाके खड़ा कर दिया जहां एक बीजेपी के सामने जो है एक चेहरा बन के खड़ा हो सके तेजस्वी। मैं उसको नीतीश कुमार की राजनीति के तौर पे लेता हूं कि नीतीश कुमार ने ये ध्यान रखा कि कल को अगर बीजेपी से हमको अलग होना हो तो हम कहां जाएंगे, तो उन्होंने वापस आरजेडी को खड़ा कर दिया। और मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी के जो धुरंधर नेता हैं उनको ये समझ में आया, और इसलिए जब इस बार का चुनाव हुआ, 2020 का चुनाव हुआ, तो उन्होंने नीतीश कुमार को काटने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया। और अब नीतीश कुमार को यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी के साथ उनका किसी भी हाल में गुजारा नहीं हो सकता है, हर हाल में उनको आरजेडी के साथ रहना है। अब इसमें एक जातीय, चूंकि आप उत्तर प्रदेश के उस हिस्से से हैं जहां से बिहार कनेक्ट होता है, उस हिस्से में यादव और कुर्मी जो कुशवाहा जो कास्ट है, दोनों के बीच थोड़ी झगड़े वाली बात रहती है, क्योंकि दोनों खेती किसानी में साथ मिलते हैं, तो वो थोड़ी असहजता है जिसका फायदा जो है उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से बीजेपी ने लेने की कोशिश की। लेकिन बिहार की जनता जो है पूरे तौर पे यह आश्वस्त है कि मोदी जी के साथ यानी बीजेपी के साथ नहीं जाना है। और इसीलिए पहली बार देख लीजिए कि बिहार में रामचरितमानस को लेकर के वहां के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने सवाल खड़ा किया, और शूद्र वाला जो प्रकरण है उभरा, उसको बाद में टेक ओवर किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और उत्तर प्रदेश में आज देख लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य उनके छोटे नेता बन गए, स्वामी प्रसाद मौर्य ज्यादा बड़े नेता बन गए हैं कि अखिलेश भी उनके पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। तो ये पिछड़ी जात वाला जो मामला है, क्योंकि मोदी जी पिछड़ी जात भी बोलते हैं, चाय बेचने वाला भी बोल देते हैं, तो ये दोनों फ्रंट पे वो फ्लॉप हो जाते हैं। क्योंकि पिछड़ी जात के नेता के तौर पे जी, पिछड़ी जात के नेता के तौर पे मोदी जी को कोई नहीं मानता इस देश में उनके सिवा, लेकिन नीतीश कुमार पिछड़ी जात के नेता के तौर पे जाने जाते हैं, आरजेडी भी जाने जाती है। अब फिर बात आती है कि जो चाय बेचने की बात करते हैं वगैरह वगैरह, तो भाई ये जो लालू प्रसाद यादव हैं वो तो बहुत नीचे से आए। उनके पिताजी के पास तो दुकान भी नहीं थी, उनके भाई जो है वो तो चपरासी थे और वहां रहते थे, और किस गरीबी में जिया है वो हम जानते पर्सनली, क्योंकि हमारे बड़े पिताजी वेटनरी डॉक्टर थे और वहां पे उन्होंने पढ़ाई की। तो वो सारा पूरा प्रकरण जो है लालू प्रसाद यादव से वहां भी कंपीट नहीं कर सकते। लेकिन इनकी जो कोशिश है बीजेपी वालों की कि नीतीश कुमार को कैसे घेरा जाए, जो आपने एक जिक्र किया भी कि जो है असहज महसूस करे, जैसे कि 2017 के समय जो है आ गए थे इधर टूट करके, तेजस्वी स्पष्ट करे स्थिति को, वैसी स्थिति फिर बना दे। नीतीश कुमार इस राजनीति को जानते हैं, और नीतीश कुमार वाकई राजनीतिक है। ये चाणक्य जो है नकली घोषित हो गए हैं, लेकिन रियल चाणक्य हैं वो, कि बिहार में उनकी जाति जो है बहुत अल्पमत है, बहुत बड़ी जात नहीं है, कोई वोट बैंक उनके पास नीतीश कुमार के पास नहीं है जितने लालू प्रसाद यादव के पास है। लेकिन बावजूद इसके पिछले 2005 से वो मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे विपक्ष बदल देते हैं, वो जनता वोट अलग देती है, लेकिन विपक्ष नीतीश कुमार तय कर देते हैं कि बीजेपी विपक्ष में है या आरजेडी विपक्ष में। तो इस तरह का नेता जो है, और ये बिहार के लोग समझ रहे हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार को भले आप यहाँ चैनलों पे चर्चा करते समय पलटू राम वगैरह वगैरह पता नहीं बोल दीजिए, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि उस आदमी ने कहा बिजली ला देंगे तो बिजली बिहार में ला दी। उस आदमी ने कहा कि हम अपराध खत्म करेंगे तो बिहार में अपराध खत्म हुआ है। उस आदमी ने कहा कि हम सड़कें लाएंगे तो सड़कों पे काम हुआ, और बिहार में सड़कों की बड़ी अच्छी स्थिति है। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार को बिहार में उस तरह से लोग नहीं देख रहे हैं, और मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि आरजेडी और जेडीयू में कहीं कोई अंतर आने वाला है। और 2024 के चुनाव में दोनों साथ मिलकर के लड़ेंगे, कांग्रेस भी साथ है, कम्युनिस्ट भी साथ हैं, और कोई फूटने वाला अब नहीं है। और जनता भी इस बात को समझ रही है, और ये समझ रही है, बीजेपी के लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन एक प्रयास कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने अब दलदल है, और जितना वो प्रयास करेंगे उतना धसेंगे। जैसे मैं महाराष्ट्र में बात करूं तो महाराष्ट्र में वही हो रहा है उनके साथ, कि महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने का जितना प्रयास कर रहे हैं उतना ही धस रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की अपनी ताकत हिंदुत्व के नाम पे नहीं है, वो ताकत थी ही शिवसेना की। और अगर जो कुछ ताकत थी तो वो ताकत थी उनकी, जो गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन थे। ये तो प्रधानमंत्री बनने के क्रम में और शिवसेना साथ थी इसलिए यहाँ पहुंचे। लेकिन अभी देखिए खेड़ में जो पिछले दिनों उन्होंने रैली की, उद्धव ठाकरे ने, कितनी जबरदस्त रैली थी। और जनजन में इस तरह का भाव है कि ये गुजराती और मराठी का भाव भी खड़ा हो गया है वापस महाराष्ट्र में। ये जो है बीजेपी को नुकसान करेगा, इसलिए तो ये नहीं करा रहे हैं चुनाव। देख लीजिए आप, बीएमसी का चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? तो ये कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए दोनों जगह स्टेटों में, चाहे वो शिवसेना भी नहीं टूटने वाली है, एनसीपी भी नहीं टूटने वाली है, और कांग्रेस भी नहीं टूटने वाली, तो यहाँ भी महाविकास आघाड़ी बहुत मजबूत है।
और बिहार में भी जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत है, वो इनके साथ कोई टूट करके आने वाले नहीं है।